हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में डे 42 की और इंडियन इकॉनमी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इंडियन इकॉनमी को आज हम लास्ट क्लास है जो कि करने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। मैं ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ इंडियन इकॉनमी के जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। हम इसमें आज भारत के बजट की बात भी करेंगे, बजट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो बजट भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पुलिस कांस्टेबल के लिए अंतिम समय में आप लोग ये 800 क्वेश्चन सीरीज़ है, मैंने आप लोगों को करंट अफेयर की कराई है, तो इस क्वेश्चन सीरीज़ को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। और 2 भागों में मैंने है इस क्लास को करा रखा है, तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। अंतिम समय में, कल के दिन में, आज के दिन में इस दोनों वीडियो को आप लोग ज़रूर देख के जाना। यहाँ से करंट अफेयर में प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, आप लोग देखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आज मैं लेके आया हूँ। इनमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले HDI रैंक, मतलब मानव विकास सूचकांक की आज हम बात करेंगे। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहा जाता है। HDI रैंकिंग आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जारी की जाती है, और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है UNDP से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी की जाती है। और सबसे पहले वर्ष 1990 में इसको प्रतिपादित किया गया था। ये भी आप लोगों से ध्यान पूछा जा सकता है कि HDI रैंकिंग की शुरुआत कब से हुई थी। 1990 में पहली बार हुआ था, और इसकी शुरुआत की थी 2 व्यक्ति थे। एक तो भारत के थे अमर्त्य सेन। कल एक वीडियो में हमने बात की थी अमर्त्य सेन, जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र के, पहली ही वीडियो में हमने देखा था, तो उनके द्वारा। और पाकिस्तान के एक महबूब उल हक हैं, इनके द्वारा क्या किया गया, अर्थव्यवस्था ये मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये UNDP जो है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर, तो ये USA के न्यूयॉर्क शहर में है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। अब आप लोगों को एक प्रश्न ये भी ध्यान में रखना है कि जो HDI रैंकिंग है, इसमें कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है और इसका आधार क्या है। अगर किसी देश की HDI रैंकिंग हमने निकालनी है, तो हम उस देश के बारे में क्या चेक करेंगे, मतलब किस चीज़ के बारे में हम वहाँ की आकलन करेंगे। तो हम बात करेंगे जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब भारत, कोई भी देश है, अगर हम भारत में की ही बात करें, तो भारत में एक व्यक्ति की जो औसत आयु है जीवन जीने की, वो कितनी होगी, इस बात को ध्यान में रखा जाता है, इस बात का आकलन किया जाता है। और मेरे ख्याल से भारत की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो 69 पॉइंट समथिंग है। तो आप लोग इस बात को एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है। और इसमें शिक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है, और आय को भी, प्रति व्यक्ति आय को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर HDI रैंकिंग किसी भी देश की जारी की जाती है, ठीक है। अब हम बात करें अगर भारत की रैंक क्या है वर्ष 2020 और 21 में। अगर आपसे 20 का पूछ लिया गया तो आप लोग बताना 131वीं रैंक की थी, और अगर आप लोगों से पूछ लिया वर्ष 2021 की रैंक, तो 132वीं रैंक की थी। और कुल इसमें 191 देश हैं जो कि शामिल हुए थे वर्ष 2021 में। वर्ष 2022 की रिपोर्ट नहीं आई है, तो आप लोगों को वर्ष 2021 तक का ही पूछा जाएगा। पहली रैंक किसने हासिल की है? स्विट्ज़रलैंड ने हासिल कर रखी है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। HDI में पहली रैंक किसकी है? स्विट्ज़रलैंड की है। और अगर आप लोगों से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये पूछ लेगा कि भारत के अंक कितने हैं इसमें। भारत के अंक हैं 0.633। HDI रैंक में अंक दिए जाते हैं, और 0 से लेकर 1 तक अंक दिया जाता है। 0 से लेकर 1 तक अंक मतलब 0.1, 0.1 से लेकर 0.9 तक, इस तरीके से। और कुल 10 तक अंक दिए जाते हैं, जिनमें कि जो सबसे उच्चतम स्कोर होता है वो 1 होता है, ठीक है। आप लोगों को इस बात को ध्यान में भी रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट की, ठीक है।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी की जाती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसको बोलते हैं। और भारत की रैंक कितनी थी वर्ष 2022 में, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 136वीं रैंक है जो कि भारत की है इसमें। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अगला प्रश्न आप लोगों से बनेगा कि विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है वर्ष 2022 में। तो 107वीं रैंक है जो कि भारत की है, विश्व भुखमरी सूचकांक, वर्ल्ड हंगरनेस इंडेक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर में भी बनते हैं, ठीक है। ये जो सूचकांक मैं करा रहा हूँ ये करंट अफेयर में भी बनते हैं। अगर हम इसको इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हर एक टॉपिक इकोनॉमी का है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्लास इकोनॉमी में करा दी है। तो आप लोग ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। और बढ़िया तरीके से अपना एग्ज़ाम देके आना और मस्त तरीके से और टेंशन फ्री होके आप लोग अपना एग्ज़ाम देके आए। और ज़्यादा लोड मत लेना, आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों से जेंडर गैप रिपोर्ट भी पूछी जाती है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ष 2022 की किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी की जाती है। और भारत की रैंक है इसमें 135वीं, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैश्विक खाद्य सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें 2021 की रिपोर्ट है, ये 22 की रिपोर्ट नहीं है। तो भारत की रैंक है इसमें 71वीं। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे विश्व प्रेस सूचकांक, ठीक है। विश्व प्रेस सूचकांक की हम बात करेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये। और इसमें अगर हम बात करें ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संगठन है विश्व का जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप लोग इसको इस तरीके से याद करें, रिपोर्टर किस में होते हैं? प्रेस में होते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर लें, बिल्कुल। अगर आप लोगों को याद नहीं भी है तो एक आध शब्द आप लोग याद करके ले जा सकते हैं, ताकि उस समय माइंड में क्लिक आ जाएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग हल्का सा इसको समझें और जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को अपने माइंड में फिट करें, बस हो गया। रटोगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर अंतिम समय में पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनो और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम में याद करना। और जैसे ही आप लोगों को ये समझ में आएगा कि विश्व प्रेस सूचकांक, तो प्रेस रिपोर्टर, तो प्रेस रिपोर्टर, इस तरीके से आप लोग याद करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की रैंक है 150वीं, जो कि बहुत ख़राब रिपोर्ट रैंकिंग है। यहाँ पर आप लोग मीडिया को देखते ही हैं किस प्रकार से मीडिया का भारत में रोल है इस समय। उसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में 2-3 संगठन हैं जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ इसमें से। वैसे तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पढ़ा है, सारे संगठन हमने पढ़े हैं, चाहे वो ये यूनाइटेड नेशन है या फिर उसके अंग होगी, हम लोगों ने वो क्लास कर रखी है, आप लोगों ने देखी हुई हैं और आप लोगों को पता है हमने कर रखी है करके। लेकिन अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के संबंध में तो सबसे पहला संगठन आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसको IMF भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना आप लोगों से पूछी जा सकती है 27 दिसंबर 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद ये संगठन है जो कि कार्य में आया था, इस अस्तित्व में आया था। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है मेरे ख्याल से, अंतर्राष्ट्रीय IMF का, ठीक है। वाशिंगटन DC मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। और इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? 1 मार्च 1947 से। और इसमें कुल कितने देश हैं? 189 देश, 189 कंट्री हैं जो कि IMF के सदस्य हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य मैंने जैसे ही आप लोगों से कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी, तो इसलिए जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको वित्तीय और आर्थिक सहयोग देना इसका कार्य था, और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण कार्य था उस समय, ठीक है दोस्तों।
अब हम बात करेंगे अगला, जिसको हम बोलते हैं विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक ही साथ हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई है विश्व बैंक की। और इसमें विश्व बैंक कोई एक संगठन से मिलकर नहीं बना है, ये 5 संगठनों से मिलकर बना है, जिसमें से सबसे बड़ा संगठन है IBRD। IBRD का है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसकी फुल फॉर्म है। और इसके साथ 4 और समूह थे जो कि मिले थे। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे वॉशिंगटन DC में है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि IBRD को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। IBRD को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसका उद्देश्य क्या था विश्व बैंक का, तो मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1944 में। उसके बाद आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी पूरे विश्व की, बहुत सारे देश हैं जो कि उन चौपट हो चुकी थी उनकी आर्थिक स्थिति। तो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और जो अल्प विकसित देश हैं उनके विकास में सहयोग करने के लिए ये विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इतनी बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम भारत की ओर चलते हैं और भारत में हम एक बैंक पढ़ेंगे जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हर कोई वाकिफ़ होगा इस नाम से। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। स्थापना अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और RBI एक्ट 1934 के तहत, कौन सा एक्ट था, RBI एक्ट 1934 के तहत RBI की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेशनलाइजेशन इसका किया गया था, और कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये एक प्रकार का केंद्रीय बैंक है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आप बोलेंगे भारत का केंद्रीय बैंक भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अभी हम इसको समझेंगे केंद्रीय बैंक क्यों कहते हैं। फिलहाल आप लोग इसको ये ध्यान में रखें कि मुख्यालय है इसका मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप लोगों से बहुत बार इसका पहला गवर्नर भी पूछा जाता है। RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये थे ओसबोर्न स्मिथ, जो कि भारत के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। और ये एक विदेशी थे, भारतीय नहीं थे ये। इसलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे RBI के, तो वो थे CD देशमुख। और आप लोगों से एक प्रश्न और बन जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले RBI के गवर्नर कौन थे, उनका नाम भी CD देशमुख ही है। यानी कि यही व्यक्ति हैं जो कि सबसे पहले भारत के गवर्नर बनते हैं RBI के। और स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद में भी ये गवर्नर बनते हैं, यानी कि ये 1943 में भी गवर्नर बनते हैं एक बार, और उसके बाद ये 1947 में भी बनते हैं। इसलिए इनको पहला भारतीय गवर्नर और पहला स्वतंत्र भारत का गवर्नर भी कहा जाता है RBI का, ठीक है। RBI की बात मैं कर रहा हूँ। अब इसके कार्यों से भी प्रश्न आप लोगों से बन जाते हैं। तो RBI का जो कार्य है, सबसे पहला कार्य है नोट जारी करना। आप लोगों को जैसे पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य इसका ये है, सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है ये, यानी कि ये केंद्रीय बैंक है। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि ये एक केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का मतलब है ये सरकार को ऋण देता है, ये सरकार का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, ना कि आप लोग इस पे जाके ना पैसे जमा कर सकते हैं, ना पैसे निकाल सकते हैं, ना अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसमें कौन अकाउंट खोलेगा, इसमें अकाउंट खोलेगा भारत सरकार। भारत सरकार है जो कि RBI में अकाउंट खोलेगी, RBI से ऋण ले सकती है या फिर RBI में जमा कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका कार्य है, सरकारी बैंकर के रूप में ये काम करता है। और ये बैंकों का बैंक भी कहलाता है। बैंकों का बैंक मतलब भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे SBI की बात कर लें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लें, कोई भी प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक, जितने भी बैंक हैं उनका ये क्या है, पिता है। पिता का कहने का मतलब है कि इनको रेगुलेट करता है ये, ठीक है।
ये क्या करता है, भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, और इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी विनिमय है, आयात निर्यात है, ये सारी चीज़ें भी ये नियंत्रण करता है। और साख नियंत्रण का काम करता है, और मौद्रिक नीति भी ये जारी करता है। मौद्रिक नीति आप लोगों से मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाता है, लेकिन मौद्रिक नीति वो नीति होती है जो कि हर 2 महीने में जारी की जाती है, और इसमें ये तय किया जाता है कि जैसे कि जो बैंक है वो किस दर पर ब्याज देगा। आप लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में अगर आप लोग लोन निकालेंगे तो लोन किस दर पर आप लोगों को दिया जाएगा, यानी कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे बैंक दर हो गया, रेपो दर हो गया, रिवर्स रेपो दर हो गया, ये सारे क्या हैं, मौद्रिक नीति के भाग हैं। आप लोगों से मौद्रिक नीति के इन भागों को नहीं पूछता, मैंने तो नहीं देखे इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के यूकेपीएससी और यूके एसएससी के एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने मौद्रिक नीति को नहीं कराया यहाँ पर। और अगर हम बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, 25वें अध्यक्ष हैं, जो कि आरबीआई के अभी वर्तमान में बने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लिखो इसको, कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है यहाँ पर। इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें नाबार्ड के, तो वो कौन है, गोविंद राजुलू चिंतला। गोविंद राजुलू चिंतला इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं सेबी की। सेबी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है, और इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि एस से क्या आएगा, या फिर ई से क्या आएगा, बी से क्या आएगा, और आई से क्या आएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन दिए रहते हैं और आप लोग वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं तो गलत नहीं करके आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो मुख्यालय आप कहेंगे कि मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच हैं, जो कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। और इस तरीके से आप लोगों का ये होता है। अब हम चलते हैं भारत के बजट की ओर। और भारत का जो केंद्रीय बजट है दोस्तों 2022-23 का, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक बात ये देखो कि जो भारत का केंद्रीय बजट है ये बहुत बड़ा बजट है। इसको हम 2-4 लाइन में समाप्त नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये सुन लो। लेकिन मैंने आप लोगों को इसमें से वो तथ्य लाके दे रखने की कोशिश की है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और मेरे को जो लग रहा था कि हाँ ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैंने उन तथ्यों को यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने रिस्क लेकर ये टॉपिक तैयार कर रखा है। और छोटा जो है मैंने इसको कराने की कोशिश कर रखी है, क्योंकि अंतिम समय में आप लोगों को ज़्यादा बहुत डीप नहीं जाना है, इसलिए मैंने आप लोगों को ऊपरी ओवरव्यू देने की कोशिश कर रखी है बजट में। अगर आप चाहें तो आप अलग से बजट को पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है जो कि भारत के बजट के कराने वाला हूँ। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि ये बजट किसके द्वारा और कब पारित किया गया।
तो निर्मला सीतारमण जी है भारत की वित्त मंत्री, उनके द्वारा ये जारी किया गया है 1 फरवरी 2022 को। तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी 2000 मतलब पहली फरवरी को ही है जो कि केंद्रीय बजट है पारित किया जाता है। ये आप लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए, याद होना चाहिए। सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश कर दिया है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का कौन सा बजट पारित किया। तो आप बोलेंगे चौथा बजट, इन्होंने चौथी बार बजट पेश कर रखा है ये। तो निर्मला सीतारमण चौथी बार। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये पेपरलेस बजट था, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस बजट में 4 चीज़ों को है जो कि प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें है पीएम गति शक्ति को, समावेशी विकास, निवेश को वित्तीय मदद देना, और अंतिम पॉइंट है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। ये इसके प्राथमिक उद्देश्य थे इस बजट के। आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ऊपर ऊपर ही देख लें। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर मैं आऊँ तो अगर हम बात करें इसमें क्या है, 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितनी दर्ज की गई है। भारत की आर्थिक विकास दर 9.27 दर्ज की गई है, 9.27%। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इस बजट में वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रीय कदन्न वर्ष का मतलब होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मैंने इस चीज़ को ज़्यादा देखा नहीं कि क्या चीज़ होती है, बट मैंने ये सोचा कि ये इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिया, इसमें से वो किया। ज़्यादा रिसर्च मैंने इसमें नहीं की। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय कदन्न वर्ष है जो कि इसको घोषित किया गया है वर्ष 2023 को। पीएम आवास योजना के तहत कितने घरों को के निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है, 80 लाख घरों के लिए। और कितना बजट है पारित किया गया है पीएम आवास योजना के तहत, तो यह है 48,000 करोड़ रुपया। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कितना बजट है जो कि इस योजना के लिए है। जैसे कि ये घर है या फिर स्वच्छता वाले हैं, इस तरीके के योजनाएं आप लोगों से पूछी जाती हैं जो कि बजट से संबंधित होती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए पीएम आवास योजना को ले आया हूँ। आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि वर्ष 2030 तक एक लक्ष्य रखा है, वो है सौर विद्युत ऊर्जा का। सौर विद्युत ऊर्जा के तहत कितना लक्ष्य है वो रखा गया है, ये रखा गया है 280 गीगावाट। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने की बात कही गई है, और ये कब तक, वर्ष 2030 तक। एक प्रश्न और बन सकता है कि ये भारत नेट परियोजना क्या है। भारत नेट परियोजना तो गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो कि बढ़ सके, इसलिए इस योजना को यहाँ पर लाया गया है। तो इतनी बात है आप लोगों को यहाँ से आज की वीडियो से ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक लेकर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। इकोनॉमी को मैंने यहाँ पर समाप्त कर दिया है, और वही टॉपिक मैंने कराने की कोशिश की है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते थे। तो इस तरह के हमने इकोनॉमी की 3 क्लास है जो कि देख ली है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अच्छे से एग्ज़ाम देना, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।